Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 6 वर्क लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लेसन 22 द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to study lesson 22 which is the world of organization. So let's start. In today's world, an individual alone cannot achieve all the desired goals because any activity requires contributions from many persons. Therefore, people often get together and work to achieve a common goal. For this purpose, coordination and systematic approach is needed. Such a group of people is called an association. You must have seen in your locality where two or more people get together and start a business of their own. This is an example of a small organization. Whereas large factories with thousands of employees are examples of large organizations. Every organization has its own norms because it works as a system. This lesson will help you to know about the key features of organizations and familiarize you with the world of organization. आज की दुनिया में हम लोग जब बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल अकेले एक डिजायर्ड गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है, इसलिए किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशंस की हेल्प होती है कि बहुत सारे लोग आए और उसमें जाकर के कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में मिलकर के काम करते हैं। इस पर्पस के लिए कोऑर्डिनेशन और सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत होती है और ऐसे लोगों की ग्रुप को हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं। आपने अपने लोकेलिटी में देखा होगा कि कोई दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं वो आते हैं साथ में मिल करके और एक छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कोई एक बड़ा सा फैक्ट्री, उसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं साथ में, तो ये जो एग्जांपल है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के अपने नॉर्म्स होते हैं क्योंकि जो वो काम कर रहे होते हैं उनका एक अपना सिस्टम होता है। ठीक है, ये लेसन आपको समझने में हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के की फीचर्स के बारे में और वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको परिचित करवाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 22.1 विच इज ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। An organization is a social unit which is created with a specific purpose. We can have a better understanding of an organization if we view it as a system. The system's approach recognizes that organizations have unique properties, capabilities, and its components hold mutual relationships. A system may be either closed or open. A closed system does not have any interaction with the external environment. Modern organizations are more or less open systems. तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सोशल यूनिट होता है और उसे क्यों क्रिएट किया जाता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इसको कैसे देखेंगे, एज अ सिस्टम के रूप में। और ये जो सिस्टम है उसे हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज किए गए उसके अपने यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, इसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है और इसके अपने कंपोनेंट्स है जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स की हेल्प से आगे बढ़ रहा है। एक जो सिस्टम होता है या तो वो क्लोज होता है या फिर ओपन होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि इसमें कोई भी इंट्रैक्शन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से नहीं होता है और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन या तो हम लोग देखते हैं उसको तो ये या तो अधिक या तो कम ओपन सिस्टम्स में होता है। ठीक है, एन ओपन सिस्टम इज इन constant interaction with the environment. It is characterized by a continuing process of input, transformation, and output. The organizations get input from the environment and transform them into outputs which can be supplied to the environment. The organization gives
feedback from the environment and take suitable steps to meet the challenges and expectations of the environment. Let us understand these terms in detail. तो जैसा कि हम लोगों ने क्लोज सिस्टम में क्या देखा कि उसका जो भी इंट्रैक्शन है वो बाहरी इन्वायरमेंट से नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जब ओपन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रैक्शन होता है बाहरी इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस कुछ प्रोसेस चल रहा होता है जैसे कि इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और आउटपुट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनपुट्स बाहर के इन्वायरमेंट से लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट्स में। आउटपुट्स मतलब कि पहले वो इनपुट्स लिया उसके बाद उसको रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है? इन्वायरमेंट की हेल्प से। ये जो ऑर्गेनाइजेशन इनको फीडबैक दिया जाता है इन्वायरमेंट से और वो उस फीडबैक को लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ को, उस चैलेंज को स्वीकारते हैं, उसके बाद एक सुइटेबल स्टेप्स उठाते हैं उस फीडबैक जो उनको मिला है, ठीक है, उस चीज़ को सुधारने में। अगर उनमें उनके जो सिस्टम में कुछ खराबी होती है तो उस चीज़ को सुधारने के लिए वो एक सुइटेबल स्टेप्स को भी उठाते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट करता है उनसे। चलिए, जो भी टर्म्स आए हैं इनपुट, आउटपुट, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से स्टडी कर ले। इनपुट्स, each system takes certain kinds of inputs from its environment. This may be in the form of human resource, which is also called HR in short form, capital, technology, material and information. The inputs received from the environment are processed with the organization to produce the desired output. तो हर एक सिस्टम में कुछ इनपुट होते हैं जो कि उन्हें इन्वायरमेंट से मिलता है। ये किस रूप में हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, कैपिटल मतलब कि मनी के रूप में, टेक्नोलॉजी, मटेरियल और इन्फॉर्मेशन के रूप में। अब ये जो उन्होंने इनपुट को रिसीव किया अपने इन्वायरमेंट से, इसे ये प्रोसेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इसके बाद वो एक डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट्स में बी बोथ इंटेंडेड एज वेल एज unintended. Intended outputs are usually called objectives. For instance, high productivity is an intended objective. An unintended objective may be informal relations among the group members. It may, however, be stated that all unintended consequences are not undesirable. तो जो outputs होता है वो किस चीज़ में इंटेंड होता है? दोनों हो सकता है, इंटेंडेड भी हो सकता है और अनइंटेंडेड भी हो सकता है, ठीक है। इंटेंडेड आउटपुट्स क्या है? इसे हम लोग यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये एक इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग अनइंटेंडेड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें जो भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके आपसी जो रिलेशंस होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, ओके। और हम लोग देखते हैं कि जो इतने भी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो अनडिजायरेबल नहीं होते हैं। Environment. An organization is called an open system because it is influenced by and also influences the environment. The supplier of inputs, customers and many other organizations constitute the environment of a system. Through the process of feedback, the system gets connected with the environment. तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे हम लोग ओपन सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है, या इन्वायरमेंट को ये प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जो भी सप्लायर है, इनपुट्स, कस्टमर्स और भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इन्वायरमेंट में कंसिस्टेड होते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है फीडबैक का, एक सिस्टम को जब मिलता है तो वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फीडबैक इन्वायरमेंट से कनेक्ट होने में, ठीक है। नाउ हियर इज एक्टिविटी फर्स्ट, लर्निंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन इन द रीजन वेयर you stay and describe the inputs, outputs and type of environment in connection with that organization. तो आप जिस रीजन, जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहचानो और उसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या इनपुट्स, आउटपुट्स और किस टाइप के इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस प्रकार का कनेक्शन है। Thus, it is clear that organizations do not exist in a vacuum. They are social institutions operating in the larger society of which they are a part. The organization and the individual both share a reciprocal relationship. For example, the nature of organizations and technology have all changed society. We are becoming used to modern amenities like computers, internet, mobile and other electrical appliances. Thus, modern technology has transformed the lifestyle in many ways. India has been primarily an agrarian society in the past,
But with all the advancement, it is moving toward an industrial mode of life. This shift has brought with it a change in the attitudes and values of people. Competition and consumerism are becoming important in the context of growing market economy. तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि ऑपरेट करता है हमारे सोसाइटी को बहुत ही बड़े हिस्से से, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, एक रिलेशनशिप को शेयर करता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल या फिर एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के लिए हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को देखते हैं और उसके टेक्नोलॉजी को, जिसने पूरे सोसाइटी को ही चेंज कर दिया है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, मॉडर्न एमिनिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, और भी कई प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसे यूज़ करके हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, ठीक है। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसने क्या किया है, हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ही अलग अलग तरीके से चेंज कर दिया है। इंडिया जो है वो एक एग्रीरियन सोसाइटी रहा है, ठीक है, हमारे पास से ही जो हमारा इंडिया है वो एक एग्रीरियन सोसाइटी रहा है। लेकिन जितने भी एडवांसमेंट है जब हमारे इंडियन सोसाइटी में आए तो हम लोगों ने क्या किया, एक इंडस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को जिया, हम लोग आगे बढ़े, और ये जो शिफ्ट है चेंज का, तो ये क्या हुआ, हमारे जो भी वैल्यूज़ है, हमारे जो एटीट्यूड्स है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। देखिए कोई भी एक ग्रोइंग मार्केट इकोनॉमिक है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन और कंज्यूमरिज्म, ठीक है, ये दो ऐसे फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी ग्रोइंग मार्केट इकोनॉमी के लिए। नाउ लेट्स स्टडी सब सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Organizations usually have a number of parts or subsystems. The key subsystems are described below. तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स और सबसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ की सबसिस्टम्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। गोल सबसिस्टम, it comprises of the overall goals and objectives of the organization and also the specific goals of different departments and individuals in the organization. तो इसमें क्या होता है, इसमें ओवरऑल गोल्स रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक गोल्स भी होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, किसी इंडिविजुअल के उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड गोल होते हैं, ठीक है। टेक्निकल सबसिस्टम, this subsystem refers to use of knowledge, facilities, equipment and technology by the people who work in the organization. तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनका कैसे, वो किस प्रकार की नॉलेज को यूज़ करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, वो उसे यूज़ किस प्रकार से कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट मिल रही है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो वो जिस आधार पे उसका वो हेल्प लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो किसके कैटेगरी के अंदर आता है, टेक्निकल सबसिस्टम। Managerial subsystem, this involves planning and coordination of the activities undertaken in the organization. तो इसमें क्या होगा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या प्लानिंग हो, कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है किसी एक्टिविटीज को, ठीक है। Structural subsystem, people work together on well defined tasks and integrated activities in different units like production, marketing, HR or departments. They make up the structural subsystem. लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनको एक वेल डिफाइंड टास्क दिया गया है, इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स में, जैसे कि उनका कुछ लोग जो है अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ एज अ HR काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका एक अपना स्ट्रक्चरल सबसिस्टम होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सबसिस्टम, पीपल लिव इन सोशल रिलेशनशिप्स within an organization. This must not be viewed simply in terms of people and technology, but also in terms of coordination or structure of work, tasks based on following certain rules, regulation, norms and values. It may be remembered that each of the subsystems has its specific significance. For example, the goal subsystem determines what work, task and activities should be undertaken. It is important that these goals and objectives are in agreement with the goals of the society at large. तो साइकोलॉजिकल सबसिस्टम में क्या होता है कि जो लोग सोशल रिलेशनशिप्स में रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं,
वो देखते हैं जो भी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं किस टर्म्स में, तो कोऑर्डिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ वर्क के टर्म में, ठीक है। उसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं। और ये हम लोग देखेंगे कैसे कि जो सिस्टम्स है उसके अपने अपने स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल सब सिस्टम क्या है कि क्या वर्क और टास्क या एक्टिविटीज़ किए जाएंगे, इसमें ये देखा जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक एग्रीमेंट में हो और जो सोसाइटी है उस गोल को एक लार्ज स्केल पे गेन करे, ठीक है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.